दोस्तों जरा सोचिए, देश के मुख्य न्यायाधीश समेत 16 जज किसी एक ही व्यक्ति के केस की सुनवाई से खुद को अलग कर ले। क्या यह व्यक्ति इतना ताकतवर है कि पूरी न्यायपालिका उसके सामने असहज हो जाए, या फिर उस केस में कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जो सामने आ गई तो पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस न्यायपालिका को हम न्याय का अंतिम दरवाजा मानते हैं, अगर वही दरवाजा किसी एक व्यक्ति के लिए बार बार बंद हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि जब कोई इंसान सही रास्ते पर चलता है, जब वो सिस्टम से अलग खड़े होकर गलत के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसके सामने मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी बनकर खड़ी हो जाती है। नकारात्मक शक्तियां एक साथ इकट्ठा हो जाती है और अकेले उनसे लड़ना आसान नहीं होता। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही अधिकारी की कहानी साझा करने जा रहा हूं, जिसने पूरी सरकारी व्यवस्था के सामने खड़े होकर समझौता नहीं किया, लेकिन आज वही व्यक्ति न्याय के लिए भटक रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय वन सेना के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की। ये कोई आम अफसर नहीं है। 2002 बैच के आईएफएस अधिकारी, जिन्होंने अपनी पूरी सेवा ईमानदारी, अनुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए बिताई। लेकिन विडंबना देखिए कि जिसने सिस्टम को साफ करने की कोशिश की, उसी सिस्टम में आज उसे न्याय तक नहीं मिल पा रहा। दोस्तों, संजीव चतुर्वेदी की कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 से, जब उनकी पोस्टिंग हरियाणा में होती है। 2002 से 2012 के बीच वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों में काम करते हैं। इसी दौरान अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन, जंगलों की कटाई, अवैध सैंड माइनिंग और वन माफियाओं का खुलासा होता है। ये सब कोई छोटे मोटे मामले नहीं थे। ये वो इलाका था जहां राजनीतिक संरक्षण के बिना कुछ संभव नहीं था। लेकिन संजीव चतुर्वेदी ने इन सब के खिलाफ कार्रवाई की। अब आप समझ सकते हैं, जब आप सीधे सीधे माफिया और सत्ता के संरक्षण को चुनौती देते हैं तो परिणाम क्या होता है। 5 साल के भीतर 12 बार उनका ट्रांसफर किया गया, लगातार प्रशासनिक दबाव बनाया गया। 2007 में उनके खिलाफ साजिश रची गई और झूठे मामले दर्ज किए गए। चार्जशीट दाखिल की गई और मकसद साफ था, या तो ये अफसर झुक जाए या टूट जाए, ताकि बोरिया बिस्तर लपेटकर घर लौट जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2007 से 2011 के बीच एक अहम मोड़ आता है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाती है। जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है? संजीव चतुर्वेदी को पूरी तरह निर्दोष पाया जाता है और जिन अधिकारियों ने उन्हें फंसाया था, उन्हें दोषी ठहराया जाता है। यह मामला सिर्फ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल तक इसकी आंच पहुंचती है। इसके बाद 2011 में एक बेहद असाधारण घटना होती है। संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से रद्द किया जाता है। राज्यपाल के माध्यम से आदेश जारी होते हैं, उनका सस्पेंशन हटाया जाता है। किसी ईमानदार अधिकारी को बचाने के लिए राष्ट्रपति को सीधे हस्तक्षेप करना भारतीय प्रशासनिक इतिहास में बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। इसके बाद उनकी दूसरी पोस्टिंग होती है एम्स दिल्ली में। उन्हें वहां चीफ विजिलेंस ऑफिसर बनाया जाता है। अब आप सोचिए, एम्स जैसा बड़ा संस्थान जहां अरबों रुपए का बजट, खरीद फरोख्त और नियुक्तियां होती है, यहां भी वही कहानी दोहराई जाती है। 2012 से 2014 के बीच मात्र 18 महीनों में संजीव चतुर्वेदी 200 से अधिक भ्रष्टाचार मामलों की जांच करते हैं। मेडिकल उपकरणों की खरीद में भारी घोटाले, फर्जी नियुक्तियां, घोस्ट स्टाफ और अपने ही सीनियर अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करते हैं। चतुर्वेदी किसी को नहीं बख्शते और जैसा कि अक्सर होता है, पूरा सिस्टम फिर से उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। विरोध, दबाव और बदले की भावना आसमान छू रही होती है। लेकिन इसी ईमानदारी और साहस के लिए उन्हें 2015 में रेमंड्स मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने पुरस्कार राशि भी सरकार को दान में लौटा दी। अब कहानी यहां से और गंभीर हो जाती है। 2016 में उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में उन्हें
0 अंक दिया जाता है। एक ऐसा अधिकारी जिसने पूरी सेवा भ्रष्टाचार से लड़ते हुए बिताई, उसे 0। यह मामला कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाता है। 2017 में कैट इस पर स्टे देता है, लेकिन इसके बाद एक हैरान करने वाली घटना होती है। जिसे कैट ने स्टे दिया, वही कैट उसके खिलाफ कंप्लेंट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर देता है। अब संजीव चतुर्वेदी के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करते हैं और यहीं से शुरू होती है न्यायपालिका से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली कहानी। एक एक करके जज इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करना शुरू करते हैं। इसे रीकैजुअल कहा जाता है। रीकैजुअल का मतलब होता है कि जज निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी केस से खुद को हटा ले। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यही कहता है, लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है, क्या जज को रीकैजुअल का कारण बताना जरूरी है? दोस्तों, कानून में इसकी कोई बाध्यता नहीं है और इसी का फायदा यहां देखने को मिलता है। दोस्तों, अब तक 16 जज, जिनमें देश के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज, कैट के सदस्य और निचली अदालतों के न्यायाधीश शामिल हैं, सभी इस केस से खुद को अलग कर चुके हैं। किसी ने भी लिखित रूप से यह नहीं बताया कि वो क्यों इस केस की सुनवाई नहीं करना चाहते। अब सोचिए, जब ऐसे कई मामले रहे हैं जहां जजों को खुद पर लगे आरोपों के बावजूद रीकैजुअल नहीं करना चाहिए था, तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहां जब एक ईमानदार अधिकारी न्याय मांग रहा है, तब 16 जज पीछे हट चुके हैं। आखिर क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यही मानी जाती है, इस केस में जिन लोगों पर आरोप है वो बेहद ताकतवर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, सत्ता और प्रशासन के शीर्ष पर बैठे लोग। ऐसे में अगर इस केस की सुनवाई होती है तो फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। तो ये मेन मसला यही है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अक्टूबर 2025 तक 16वां रीकैजुअल सामने आ चुका है और सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या हमारे सिस्टम में सच के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को न्याय मिलने की कोई जगह नहीं बची है? क्या हमारी न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है या फिर कुछ मामलों में दबाव हावी हो जाता है? दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जब एक अकेला व्यक्ति पूरे सिस्टम को असहज कर दे तो वह व्यक्ति कमजोर नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? जरूर बताएं। ऐसी ही निडर, निर्भीक खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।